वो पेपर डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो भी सेंट्रल मेटल है उसको कैसे ट्रीट किया गया है, वो भी पॉइंट चार्ज है। एक कैटायनिक पॉइंट चार्ज सेंट्रल मेटल को, और जो भी लिगेंड्स है उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज। एक कैटायनिक पॉइंट चार्ज आ रहा है, एक पॉजिटिव है वहां पे, और एक नेगेटिव है। यही तो क्या करता है यहाँ पे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे कि Na+ और Cl- एक क्रिस्टल बनाता है यहाँ पे। इसमें भी एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव एज्यूम किया गया है। दैट मीन्स पॉइंट चार्ज एज्यूम किया गया, दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, आयनिक हो सकता, आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक इंटरेक्शन होता है वहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट था उसमें। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है इसमें, कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अब देखो यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट हेडिंग डाला होगा उसमें, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल था वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। एक तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लिगेंड्स एंड जो सेंट्रल मेटल उसको कैसे एज्यूम किया गया है एज अ पॉइंट चार्ज। और जब पॉइंट चार्ज होगा तभी तो फील्ड क्रिएट करेगा। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे फिजिक्स में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां भी तो चार्ज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तभी तो फील्ड क्रिएट होता है। यहाँ भी लिगेंड्स को नेगेटिव एनायनिक चार्ज, और जो सेंट्रल मेटल उसको कैटायनिक, वो भी फील्ड क्रिएट करता है, क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। ये एक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ये डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने का काम करता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो जो डी ऑर्बिटल डी जनरेट था उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देता है, और अलग अलग केस में, अलग अलग ज्योमेट्री के केस में अलग तरीके से स्प्लिटिंग होता है। ऑक्टाहेड्रल केस में कैसे स्प्लिटिंग हो रहा था उसका, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ भी किया होगा वहां पे, बस सुनना है तुम लोगों को ध्यान से, ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया होगा, कि डी ऑर्बिटल इन 3 आयन। अब यहाँ पे इसका एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है इस केस में, कि जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड से अप्रोच करता है। दैट मीन्स जो लिगेंड्स है, ये सेंट्रल मेटल है, और इसको सिमेट्रिकली, बिल्कुल बैलून की तरह यहाँ पे इसको स्फेरिकली सिमेट्रिकल अप्रोच कर रहा है, हर एक तरह से लिगेंड से इसको अप्रोच कर रहा है। तो उस केस में भी डी ऑर्बिटल जो है ये डी जनरेट ही रहता है, वो स्प्लिट नहीं होता है। बट जब ये अनसिमेट्रिकली लिगेंड्स इसको अप्रोच करता है, यहाँ पे हर एक पोजिशन से लिगेंड से अप्रोच नहीं करता है, तो फिर ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। और ऑक्टाहेड्रल के केस में जो इसका स्प्लिटिंग होता था, इसमें इसको इरेज कर दो यहाँ पे पहले। और ऑक्टाहेड्रल केस में जो स्प्लिटिंग होता था इसका यहाँ पे, वो दो पार्ट में स्प्लिट होता था। जब भी यहाँ पे ऑर्बिटल स्प्लिट होगा, डी ऑर्बिटल, लिखा था डी ऑर्बिटल, और जब भी ये दो पार्ट में स्प्लिट होता था, ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाता था। नीचे वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या बोलते थे हम लोग इसमें, बताओ तो एक बार, कौन सा सेट ऑफ ऑर्बिटल्स था नीचे वाला? T2G। T2G, बिल्कुल सही है। ये क्या था इसमें, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल। और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में कौन कौन सा ऑर्बिटल आ रहा था? dxy dyz dxz। बिल्कुल सही है। ये चीजें याद रखना है तुम्हें, ये भी क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में कौन कौन सा ऑर्बिटल, dxz। और ऊपर क्या था इसमें, यहाँ पे Eg ऑर्बिटल। एक मिनट में वेट करो, इसमें कुछ राइटिंग एरर आ रहा है इसमें, रिमूव कर दूं अभी। हाँ चलो देखते हैं अब यहाँ पर।
ऊपर वाला जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स था तो वो क्या आ रहा था इसमें यहाँ पे Eg, और Eg में कौन कौन सा ऑर्बिटल आ रहा था तुम्हारा, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अभी क्वेश्चन ये आ रहा था, ये उसमें बताओ कि इसका रीजन मैंने क्लास में बताया हुआ है कि जब ये जो 5d ऑर्बिटल्स है इसमें जब दो पार्ट में स्प्लिट होता है तो ये क्या था, एनर्जी इधर, इसका जो T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है इसको नीचे ही क्यों दिखाया गया है और Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को ऊपर क्यों दिखाया, डेट में इसका एनर्जी ज्यादा क्यों है Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का, इसका कोई रीजन बता सको, अनम्यूट करके बताओ इसमें कोई। डेट मीन्स इस दोनों ऑर्बिटल्स को ऊपर क्यों दिखाया गया है और इस तीनों को नीचे दिखाया गया इस एवरेज एनर्जी लेवल पे। बताओ, अनम्यूट करके बताओ, उसमें रीड करो इस पॉइंट को, मैंने लिखा रखा पॉइंट। चलो मैं बताता हूँ, इसमें बताना क्या है तुम लोगों को, ये जो Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है ये कैसा ऑर्बिटल है तुम्हारा, एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सिस के अलोंग इसका जो लोब होता है एक्सिस के अलोंग होता है, जो कि एटम स्ट्रक्चर में पढ़ सकते हो तुम लोग। सही है बिल्कुल। एक्सियल ऑर्बिटल्स के केस में क्या होता है, मोर रिपल्सन होता है लिगेंड्स का। यहाँ पे जो 6 लिगेंड्स मैंने क्लास नोट्स में लिखा होगा स्टार्टिंग में, थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे, जब 6 लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ रहे थे हम लोग, केस कौन सा देख रहे थे हम लोग, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल जब 6 लिगेंड्स अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल्स को, वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होता था, Eg एंड T2g। Eg ऑर्बिटल्स को लोग क्या बोलते थे, एक्सियल ऑर्बिटल, एंड T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ये क्या था इसमें, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्लियर है, यहाँ पे है। तो जब लिगेंड्स, जो एक पॉइंट बताना क्या था रीजन, कि सर इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल जो लिगेंड्स अप्रोच करता है वो एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच करता है, और जब लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच करता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स के साथ उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, मोर रिपल्सन विद एक्सियल ऑर्बिटल। और जिसके साथ रिपल्सन ज्यादा होगा तो उसका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है एवरेज एनर्जी लेवल से भी। और इसका एनर्जी ज्यादा हो गया, रिपल्सन ज्यादा होने के चलते डेट में से ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। क्लियर है, यहाँ पे है। और यही दोनों जो डिफरेंस आ गया इस दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, Eg एंड T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, यही जो एनर्जी गैप आ रहा है यहाँ पे, इसको वो क्या बोलते थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल ओ को क्या नाम दे रहे थे हम लोग, वो थ्योरी भी देखते जाओ साथ में, वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये आ रहा था वहां पे। और ओ और क्या है, ओ का मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल। बाकी इसके बीच का भी मैंने कुछ बताया हुआ था, यहाँ पे है ऊपर में दो ही था, ये क्या था, प्लस 0.6 डायग्राम देखो तुम लोग ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है, अभी दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है उसको। और ये नीचे क्या था तुम्हारा, -0.4। -0.4। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ लास्ट में है, तो इस दिन अगर नहीं ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये CFT। -0.4 डेल नॉट, ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, ये जो एवरेज एनर्जी लेवल है, मान लो इसका एनर्जी क्या है, 0 है बिल्कुल। ये नीचे क्या था, 3 ऑर्बिटल्स, तो 3 इंटू 0.4, तो माइनस में 1.2 डेल नॉट, ऊपर दो ही ऑर्बिटल्स दैट मीन्स 0.6, तो 0.6 इंटू 2 प्लस में 1.2, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 0 इस टाइप से। मेनली यही था यहाँ पे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां पे, एक तो डेल नॉट और एक पी आ रहा था टर्म, पेयरिंग एनर्जी। तो जो पेयरिंग एनर्जी वाला पार्ट था उसको आज समझेंगे डिटेल में। तो डेल नॉट क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, और पी पेयरिंग एनर्जी। अब एक कंडीशन था वहां पे, मैंने कुछ बताया था वहां पे, देखो उसके नीचे कि डेल नॉट जब पी से ग्रेटर हो उस केस में पेयरिंग होगा या नहीं होगा, थ्योरी पढ़ो वहां पे। होगा। डेल नॉट जब पी से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, पेयरिंग होगा। मैंने डिटेल में लास्ट में बताया भी था कि कैसे वहां पे हो पाता है पेयरिंग।
और जब डेल नॉट क्या हो वहां पे कम हो, उस केस में क्या होता है, नहीं होगा। डेल नॉट कम होगा तो उस केस में पेयरिंग नहीं होगा। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ इसी बेसिस पे, तो और भी चीजें क्लियर होगा यहाँ पे। तो जो लास्ट का मैंने दो टेबल बनाया था, D1 से लेकर के D3 एंड D8 से लेकर के D10 तक, उसका एक टेबल था। इसको मैंने इसलिए अलग से ड्रॉ किया हुआ था कि D1 से D3, दैट मीन्स D1, D2, D3, D8, D9 और D10, अगर ये किसी का कन्फिग्रेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है D1, D2, D3 का, इसका मतलब यहाँ पे ये था कि इसमें जैसे कि कन्फिग्रेशन क्या आ रहा था, 3D3, ये D3 हो गया। इसमें क्या होता तुम्हारा D7, इसमें किसी का D4 आ रहा था। हम लोग D4 जब कन्फिग्रेशन लिखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स का, उसके सेंट्रल मेटल का, ये लास्ट में D4, D3, D7 इस टाइप का मीनिंग है। तो अगर कन्फिग्रेशन जो लिख रहे हैं तो वो D1, D2, D3, D8, D9, D10 अगर इस टाइप से आ रहा है वहां पे, वो लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स के लिए मैंने अलग से एक टेबल ड्रॉ किया हुआ था। और जो कुछ D4 से लेकर के D7 था, दैट मीन D4, D5, D7, वो नेचर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करता था, जिसका मैंने एक अलग टेबल ड्रॉ किया हुआ था। वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए अलग और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए अलग ड्रॉ किया हुआ था। क्लियर है यहाँ पे है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था यहाँ पे, तो तुम लोग यहाँ तक नोट नहीं करोगे। अब जो आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ तक नोट करना शुरू करोगे। अब इसमें यहाँ पे जो मैंने कुछ कराया होगा तुम लोगों को क्वेश्चन, एक मिनट, इसमें हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करें। अब यहाँ पे हाँ, इसमें यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन जो होगा, इस केस में यहाँ पे है कि मान लो कि किसी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि D4 है, D4 कन्फिग्रेशन किसी कॉम्प्लेक्स का आ रहा है, और वो क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड्स आ रहा है उसमें। लिगेंड्स का नेचर क्या है, वीक है, वीक फील्ड लिगेंड्स है। क्वेश्चन यही है, कन्फिग्रेशन D4 है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, उसमें मुझे CFSE का वैल्यू बताना है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका मैंने फार्मूला भी बताया था तुम्हें। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना रहेगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.4 N-T2G प्लस 0.6 N-T2G डेल नॉट, सॉरी यहाँ पे डेल नॉट, 0.6 NEG डेल नॉट प्लस NP। क्लियर है यहाँ पे है। ये फार्मूला था तुम्हारा CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का। ये तो फार्मूला लिखे हुए थे, क्वेश्चन यहाँ से नोट करते हैं। D4 आ रहा है कन्फिग्रेशन, वीक फील्ड लिगेंड्स है, इसके लिए CFSE का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए इसका कि D4 कन्फिग्रेशन है, वीक फील्ड लिगेंड्स है। और वीक फील्ड लिगेंड्स देखो, लास्ट जो टेबल मैंने ड्रॉ किया हुआ था कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स होगा, इसमें ये भी बताया था कि जब भी SFL होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए डेल नॉट का वैल्यू क्या होता है। देखो थ्योरी देखो, SFL के केस में डेल नॉट का वैल्यू हाई। हाई, ये ऊपर लगा रहा हूँ, दैट मीन्स हाई। और WFL के केस में डेल नॉट का वैल्यू लो। 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 बस इतना सा याद रखना, ये क्या होता है हाई और ये क्या होता है लो। किससे हाई लो की बात कर रहे हैं हम लोग, वो पेयरिंग एनर्जी से कंपेयर कर रहे होते हैं। चलो अब आगे देखते हैं यहाँ पर। इसमें WFL का केस है, दैट मीन्स डेल नॉट का वैल्यू क्या होगा, इसमें कम होगा पेयरिंग एनर्जी। तो D4 आ रहा है। अब इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है यहाँ पे। तो D4 तो पहला इलेक्ट्रॉन तो चला गया इजिली, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाए, वो ऊपर चला जाए Eg में या यहीं पे पेयरिंग कर ले, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि कौन सा लिगेंड है, WFL। तो WFL में क्या होता है, वीक लिगेंड्स में डेल नॉट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा पेयरिंग एनर्जी से। क्लियर है, यहाँ पे है कि डेल नॉट का वैल्यू लो होता है WFL के केस में, इससे कम होगा पेयरिंग एनर्जी से। क्लियर है, यहाँ पे है। और जब डेल नॉट का वैल्यू कम है यहाँ पर, इसका मतलब ये है, ये जो गैप है दोनों के बीच में, Eg एंड T2G के बीच में, वो गैप क्या है, कम है यहाँ पर। और ये गैप कम है यहाँ पे सिंपली सोच लें आप, ये डिफरेंस कम एनर्जी का, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो इजिली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कम एनर्जी लगेगा, उसको कम एनर्जी चाहिए वहां पे। तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर चला गया वहां पे। क्लियर है इस केस में यहाँ पे। और जब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया वहां पे, उसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, लिगेंड्स के प्रेजेंस में इसका जो कन्फिगरेशन होगा, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 3 1 1 1 1,1,1। Eg में कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक ही 1,0। तो 111 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स को, और 2 का मतलब क्या, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे CFSE का फार्मूला पता है, इस पे पुट करके बताओ इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर। और यहाँ भी P जो पेयरिंग XP था, ये पेयरिंग तो हो नहीं रहा है, यहाँ भी ये पार्ट क्या होगा, 0। अब सोच के बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है। बताओ सब लोग, बताओ इसका आंसर। -0.4 NT2G, number of T2G orbital, yeah, number of electrons in T2G, 3 into del naught plus 0.6 NEG, that means एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें, डेल नॉट XP तो क्या है, 0, ये क्या था, -1.2। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वैल्यू, -0.6 डेल नॉट। तो मत लिखोगे यहाँ पे, फिर डायरेक्टली ये वैल्यू लिखोगे। सही है, सब लोगों का सही आ रहा है, -0.6 डेल नॉट। क्लियर है, यहाँ पे है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन जो है नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन में वहां पे ये बताना था, यही सेम क्वेश्चन था बेसिकली, यही सेम क्वेश्चन जो है, ऑलरेडी मुझे यही क्वेश्चन था इसमें, नीट 2010 में पूछा जा चुका है। उस टाइम AIPM2 हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ये 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि D4WFL केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या रहेगा। ये ऑप्शन था, उसमें टिक करना था। अब देखो यहाँ पे D4 बोला जा रहा है कि यहाँ पे विक फील्ड लिगेंड, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अगर D4WFL है, 4 अनपेयर्ड आ रहा है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कोई भी सोच के बता सकते हो, बताओ इसमें। सही है, बिल्कुल, ये क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन का मतलब क्या है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो, कोई पेयरिंग नहीं हो रहा होगा वहां पर, तो वो क्या होगा, सही है सब लोगों का, वो क्या रहेगा, हाई स्पिन। तो विक फील्ड लिगेंड्स होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो कैसा होगा, हाई स्पिन, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर सकता है कि D4 विथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन। क्लियर है कि WFL लिखा रहे हैं या फिर हाई स्पिन लिखा रहे हैं, दैट मीन्स आंसर सेम आता है। तो एक और क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ पे है
कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर द complex COCN6 3-। अब जो एक वो VVT में ही लिखे थे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था वो एक्चुअल में CFT से आता था। तो इस एग्जाम्पल में और क्लियर होगा वहां पे तो सीरीज कैसे आता था वहां पे। अब यहाँ पे जो CFSC आ रहा था यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के लिए वो बताना यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे CFSC। सोचना कैसे शुरू करो, मैं इस एग्जाम्पल को बता देता हूँ, बाकी आगे खुद से सोचोगे। तो सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे? 3। कोबाल्ट सही है बिल्कुल, +3। अब इसका कन्फिगरेशन लिख लो। कन्फिगरेशन क्या रहेगा? आर्गन 27 में 3 चला गया 24, दैट मीन्स 3d6 क्लियर है यहाँ पे है। अब जब 3d6 आ गया यहाँ पे है तो जो d6 आ रहा है यहाँ पे, अब लिगेंड्स का नेचर कैसा है इसमें? CN, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है या वीक? CN-। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, ये पता होना चाहिए कहां से आता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब देखो जब स्ट्रॉन्ग आ गया यहाँ पे तो ये जो 3d6, अब d6 आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करना, मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करना सिंपल एक, नीचे क्या था? T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल, ऊपर था EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। 6 लिगेंड्स है, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, उसी का केस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या था? T2G और ये था तुम्हारा EG। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें यहाँ पे चला गया, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के केस में डेल नॉट का वैल्यू क्या होगा? हाई, और डेल नॉट का वैल्यू हाई है, दैट मीन्स ये जो गैप है तुम्हारा EG एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच में वो ज्यादा है। और जब डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है इन केस ऑफ SFL, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये बीच का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा करके नीचे ही पेयर कर लेता है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर ना जा करके नीचे ही पेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पे आ जाता है दूसरा, यहाँ पे चौथा यहाँ पे, पांचवा भी यहाँ पे और छठा भी यहाँ पे। क्लियर है? तो जब 3d6 के अकॉर्डिंग कन्फिगरेशन लिखेंगे यहाँ पे, तब क्या आ जाता है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का केस था T2G। T2G में कितना इलेक्ट्रॉन चला गया? 2,2,2। और EG में कितना गया? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 0,0। क्लियर है? ये कन्फिगरेशन में किस तरीके से लिख रहा हूँ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ डाउट है तुरंत पूछोगे यहाँ पे कि D6 है, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है इसी पांचों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा वहां पे? पेयरिंग होता है, क्योंकि डेल नॉट का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगी। क्यों पेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? क्योंकि ये गैप ज्यादा है, इसके बीच का ये गैप ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए वो पेयरिंग ही कर देता है। क्लियर है? यहाँ पे इसका कन्फिगरेशन ये आ गया। अब इसी जो एक एक्सपेरिमेंटल था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स था वहां पे देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर लेता है वहां पे। तो एक सीरीज ही बना दिया गया उसका वहां पे लिगेंड्स का, कि जहाँ पे पेयरिंग हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है उसको आगे रख दिया गया। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो CFT से आता है, और वो एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज है, उसको याद रखना रहेगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। और मैंने बताया भी था, उसको 2 बार 3 बार लिख करके प्रैक्टिस करोगे। जो कार्बन वाला था COCN वो आगे था, फिर नाइट्रोजन, और जो वीक लिगेंड्स में आ रहा था वो कौन सा था? तुम्हारा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जब डोनर एटम था। तो ठीक है, अब तो CFSC का वैल्यू यहाँ पे देखना है।
अब क्या होगा इस केस में, -0.4 NT2G, दैट मीन्स 6 डेल नॉट एन ईजी में ईजी में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये पूरा पार्ट 0। अब यहाँ पे आता है कि एक्सपी क्या है इस केस में, देखोगे ध्यान से। एक्सपी क्या था, एक्स क्या था, एक्स्ट्रा पेयरिंग। तो एक्स्ट्रा पेयरिंग यहाँ पे कितना आ रहा है इस केस में, उसको समझना। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। एक्स्ट्रा पेयरिंग का मीनिंग यहाँ पे ये है कि मान लो कि ये वीक फील्ड लिगेंड्स भी अगर होता तो 3 तो यहाँ तक जाता ही, और जब वीक फील्ड लिगेंड्स होगा, डेल नॉट का वैल्यू कम होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, पांचवा ऊपर चला गया, छठा तो फिर नीचे ही आएगा। यहाँ पे यहाँ पर जो पेयरिंग हो रहा है, एक पेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, वो नॉर्मल पेयरिंग हो रहा है। लेकिन इस केस में जो मैं नीचे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसमें 3 पेयर अप दिखाया गया है, बट WFL भी होता तो एक पेयरिंग तो होगा ही होगा। इसमें जो SFL का केस अगर है तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कितना हो रहा है वो सोच के बताना। बताओ इसमें आंसर बताओ। 2 एक्स्ट्रा, सही है 2 बिल्कुल। एक्स्ट्रा पेयरिंग कितना हो रहा है, 2। सही है बिल्कुल सब लोगों का। 3 नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा पेयरिंग क्या हो रहा है, 2 ही आ रहा है। वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2p। इसलिए मैंने ऊपर में एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अगर WFL दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो SFL हो या फिर WFL हो। WFL होगा तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे 3 1 1 2 3, चौथा ऊपर जाता, पांचवा ऊपर, छठा तो फिर पेयर अप होगा ही होगा। ये नॉर्मल पेयरिंग हो रहा है। इसमें जो एक पेयर अप हो रहा है तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कितना हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रहा है। एक्स का वैल्यू क्या आता है यहाँ पे 2। इसके लिए जो CFSE का वैल्यू होगा -2.4 डेल नॉट प्लस 2p। ये क्या रहेगा यहाँ पे 2p। कोई भी डाउट यहाँ तक किसी को, एक्स्ट्रा पेयरिंग का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया वो बताओगे यहाँ पे। क्लियर। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें जो भी कंफ्यूजन को और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज का ये एक क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करता हूँ वो और भी क्लियर होगा वहां पे। सर 2p कैसे आया, फिर से रिपीट। चलो मैं रिपीट करता हूँ 2p कैसे आया। तो यहाँ पे 2p का मतलब क्या था, XP जो फार्मूला था वहां पे XP, और X क्या रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग। तो एक्स्ट्रा पेयरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मुझे 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना था, और जब 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं इसमें हम लोग, तो दोनों डायग्राम में दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं, देखोगे सब लोग ध्यान। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या था इसमें यहाँ पे है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो वो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। अब D6 है, 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना इसी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में। पहला चला गया T2G में 1 2 3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए या नीचे रहे, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा करके यहीं पे पेयरिंग कर लेगा। 1 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, छठा भी यहीं पे। क्लियर है। अब यहाँ पे जब WFL का केस होता है, अगर मान लो यहाँ पे, और जब WFL का केस होगा, इस केस में वीक फील्ड लिगेंड्स का केस होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। और WFL के केस में जो डेल नॉट का वैल्यू होता है, जो एनर्जी गैप होता है दोनों के बीच में, वो कम होता है, और कम एनर्जी गैप होने के चलते चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, पांचवा ऊपर चला गया, छठा तो नीचे आएगा ही, वो तो पेयरिंग करेगा ही। ये नॉर्मल पेयरिंग हो रहा है, ये कोई फोर्सफुली पेयरिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, लिगेंड्स पेयरिंग नहीं करा रहा है यहाँ पे, ये नॉर्मल पेयरिंग हो रहा है। एक जो पेयरिंग हुआ, ये नॉर्मल पेयरिंग हुआ। अब दोनों में कंपेयर करो यहाँ पर, इसमें यहाँ पे एक ही पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे कितना पेयरिंग हो रहा था, 3 पेयर अप हो रहा है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहा है। एक्स्ट्रा पेयरिंग एक पेयरिंग इसमें भी हो रहा है,
बट इसमें जो 3 पेयर अप हो रहा है, एक तो नॉर्मल पेयरिंग वाला ही आ गया, जो एक्स्ट्रा पेयरिंग हुआ तुम्हारा कितना हुआ, 2 ही तो एक्स्ट्रा पेयरिंग हुआ ये, इसलिए यहाँ पे 2p लिख रहे हैं। p का मतलब पेयरिंग और 2 का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा पेयरिंग कितना हो रहा था यहाँ पे, 2, 2 2p। क्लियर। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयरिंग का मतलब है कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग हो रहा है उसको नॉर्मल पेयरिंग बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा पेयरिंग में जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में पेयरिंग हो रहा है वो एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रहा है। और भी 1-2 क्वेश्चन करते हैं और भी क्लियर होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग यहीं पे इसको खत्म कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये CFA का वैल्यू क्या आ जाता है, +2p। अब देखोगे यहाँ पे कई सारे बुक में इसमें 3p भी लिख दिया गया है यहाँ पे, तो 2p ऑप्शन में अगर नहीं है, मान लो कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन है कहीं लेस स्टैंडर्ड बुक है वहाँ पे, तो अगर कहीं 3p भी लिखा हुआ है और 2p ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ 3p है, उसको भी ठीक कर सकते हो वहाँ पे। बट करेक्ट क्या रहता है यहाँ पे, 2p। एक्स्ट्रा पेयरिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, 2p। 2 एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रहा है, दैट मीन 2 आएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें, एक ये कॉम्प्लेक्स है COF6 3-, इसके लिए तुम्हें CFSE का वैल्यू बताना है यहाँ पे क्या होगा, ये सब लोग निकाल के बताओ यहाँ पे। प्रोसीजर पता है कि क्या प्रोसेस है निकालने का। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कन्फिग्रेशन लिखना, और उसका फिर पता है कैसे करोगे। देखो इसमें कुछ लोग लास्ट टाइम आते आते 2-4-5 लोग स्किप भी करते हो लेक्चर को। आज का सर का जो भाटक सर का जो मोटिवेशनल ये था उसमें तो बहुत अच्छा था, वहां पे उसमें ये था कि जहां पे लगे तुम्हें, जो चीजें तुम्हें चैलेंजिंग लगता है, टफ लगता है, समझो वहीं से फिर चीजें चेंज होगा। ये चीजें लग रहा है कि टफ लग रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है तुम्हें, कैसे करना है, तो जहां से टफ लगना शुरू हो, समझो वहीं से अगर पेशेंस रखते हो थोड़ा सा, तो वहीं से चीजें चेंज होना शुरू होता है। CO3+, तो 30 सेकंड टाइम है, सोचो सब लोग। फ्लोरीन है, वीक लिगेंड से पेयरिंग नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। बताओ क्या रहेगा इसमें, तो ये बताओ इसमें आंसर क्या आ रहा है। कन्फिग्रेशन तो सेम ही रहा था, 0.2 1.2 डेल नॉट। चेक कर लेते हैं। आर्गन 3d6, तो 3d6 है, वीक फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहा था, सोचने का तरीका क्या था इसमें, इस तरीके से सोचते हैं यहाँ पे कि T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स था और ये EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, तो 1 फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगेंड्स है, एनर्जी गैप कम होगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, ऊपर चला जाएगा। इनका आ रहा -0.4। चेक कर लेते हैं जिनका जो भी है। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, पांचवा भी ऊपर, और छठा फिर क्या होगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे, तो बाकी लोगों का आ रहा -0.4, तो सब लोगों का वही आ रहा है, तो फिर वही आएगा उसमें। ये क्या रहेगा इसमें, पांचवा यहाँ पे, छठा फिर नीचे आएगा, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, कन्फिग्रेशन क्या आ जाता है इसमें, T2G 2,1,1, और EG में क्या रहेगा तुम्हारा 1,1। फार्मूला पता है अब इसमें यहाँ पे। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल पेयरिंग है, ये फोर्सफुली वाला पेयरिंग नहीं है कि लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है इसके चलते पेयरिंग हो, ये नॉर्मल पेयरिंग है। एक्स भी तो 0 आ जाएगा, x0। ये क्या रहा था यहाँ पे, -0.4 NT2G, दैट मीन्स 4 डेल नॉट प्लस
0.6 into 2 del naught n Eg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल। ये क्या होगा तुम्हारा इसमें? तो ये बिल्कुल -0.4 डेल नॉट जिनका आ रहा है, सब लोगों का आ रहा था इसमें। वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को। अभी लाइट कट होने के चलते तुम्हें हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी नहीं हो, बट वॉइस प्रॉपर आ रहा होगा, राइटिंग क्लियरली दिख रहा होगा। तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें। चलो ठीक है। तो ये सब का आंसर आ रहा था। इस तरीके का जो भी क्वेश्चन हो वहां पे सोच सकते हो कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा देना है, और जब वीक लिगेंड्स होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, इजी में पेयरिंग ना कर सकते। क्लियर है यहाँ पे? चलो एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लो तुम्हें इसमें D7 कन्फिगरेशन है, और इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे तुम्हें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, D7 कन्फिगरेशन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उसमें CFSE का वैल्यू क्या होगा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्वेश्चन समझ गए? किसी कॉम्प्लेक्स का कन्फिगरेशन D7 आ रहा है और वो कॉम्प्लेक्स कैसा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उस केस में CFSE का वैल्यू क्या होगा? तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब क्या है? पेयरिंग होगा या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड है किस नेचर का होगा? पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग ऐसे फील्ड चलेगा। लिगेंड। सही है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा और पेयरिंग होगा। और बाकी कर सकते हो खुद से, इसमें ट्राई करो। CFSE वैल्यू 7-8 लोग बता रहे थे आंसर इसका, सबका सही था। उसी तरह इसका भी सोचो कि D7 है, इसी में इस टाइप का सोचना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करके चेक करना है कि T2G का कन्फिगरेशन क्या आ रहा है यहाँ पर, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन और Eg में कितना। सोचो क्या आ रहा है उसमें। -1.8। पी में भी कुछ आ रहा है वहां पे, पी में भी कुछ आ रहा है, तो 2p 3p या 1p जो भी आ रहा है उस टाइप से लिख सकते हो वहां पे। -1.8 डेल नॉट प्लस p, चेक कर लेते हैं क्या है वहां पे। बाकी लोग भी ट्राई करो। आंसर आ रहा है, टाइम है अभी प्रॉपर, क्योंकि खुद से सोचोगे तभी इंप्रूवमेंट आ पाएगा। मैं कितना भी एग्जांपल बता दूं, खुद से नहीं सोचना शुरू करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा चीजें सही। सही है सब लोगों का, -1.8 प्लस 1p। तो ठीक है, देखते हैं। बाकी अनम्यूट कर लोगे सब लोग, किन्हीं का ये म्यूट कर लोगे, तो कुछ लोगों का अभी भी अनम्यूट है, तो सराउंडिंग का वॉइस आ रहा है उधर से। अब देखना यहाँ पे T2G में क्या होगा कि पहला इलेक्ट्रॉन तो चला गया, दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, सॉरी 3 तो यहाँ पे चला गया, चौथा के लिए सोचना पड़ेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, दैट मीन SFL। SFL में जो एनर्जी गैप होता है वो ज्यादा होता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जा करके नीचे ही पेयरअप कर लेगा, ये 1 2 3 और एक फिर ऊपर जाएगा वहां पे। D7 है यहाँ पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ये हमारा कन्फिग्रेशन आ गया 2,2,2,1। क्लियर है यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखने की एक्स्ट्रा पेयरिंग कितना आ रहा है। तो एक्स्ट्रा पेयरिंग का मतलब क्या है कि नॉर्मल अगर वीक फील्ड लिगेंड्स होता है वहां पे, तो जब वीक फील्ड लिगेंड्स होता है उस केस में,
एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो दो तो यहाँ भी पेयरिंग हो रहा है और इसमें यहाँ पे 3 है, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग तो एक ही हो रहा है ना यहाँ पे SFL जब आ रहा है, तो XP का वैल्यू क्या आ जाता है वहाँ पे 1P। बाकी ये वैल्यू कैलकुलेट करो, इसमें 6 आ रहा है तो -0.4 6 डेल नॉट प्लस 0.6, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 डेल नॉट, ये क्या था, बिल्कुल सही था, -1.8 डेल नॉट प्लस 1P। क्लियर है सब लोगों को कि कैसे निकालते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो या सिंपली स्टेप से लिखा रहे क्वेश्चन में, कैसे सोचना है वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो सही है, बाकी लोग का आंसर सब लोगों का सही आ रहा था इसमें। चलो हम लोग ठीक है, आज टाइम भी हो रखा है, हम लोग देख रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से स्प्लिट करता था, T2G एंड EG ऊपर जाता था, T2G नीचे आता था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने किसके लिए पढ़ा था, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स। बट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो थ्योरी को क्लियर करोगे यहाँ पे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी यही है पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो ठीक है, तो फिर मैं आज का लेक्चर इसको नोट कर लो यहाँ तक, यहीं पे मैं एंड करता हूँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स के लिए CFT पढ़ेंगे वहाँ पे। या आज के लेक्चर में कोई डाउट हो अभी भी कि नहीं को, तो वो पूछ सकते हो। और सेशन जो इंटरेक्टिव सेशन हो तुम लोगों का, जैसे कि बाकी लोग से भी मैं सर से बात करता हूँ कि सर पूछते रहते हैं कि आंसर बताओ, तुम लोग बताते नहीं, तो सेशन इंटरेक्टिव हो फिर तो फिर टीचर जो है उनमें भी एक अलग एनर्जी रहता है, नहीं बच्चे इंटरेक्टिव हैं, और तुम लोगों को भी बेनिफिट हो, जो भी डाउट हो जो भी क्वेश्चन हो तो रेस्पेक्टिव टीचर से पूछना है। दैट मीन्स जब भी तुम एग्जाम दो नेक्स्ट ईयर नीट का, अब तो 12th में आ गया होगा, 11th तो चलो किसी तरह पास हो गया, बट 12th में थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। और ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस है सर कैसे करेंगे, अच्छे से नहीं हुआ, तो ये सब कोई भी एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। एग्जाम पे टाइम हो, टाइम पे एग्जाम होगा तुम्हारा नीट का, तो उसको अच्छे से करना है। जैसे रेस्पेक्टिव टीचर से जितना भी डाउट पूछना, एक्स्ट्रा क्लास कहीं अलग से इतना भी मुझे मैसेज भी करता तो मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ, इतना भी टाइम मैं फ्री होता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट कोशिश करो कि क्लास में ही पूछें जब भी डिस्कशन लेक्चर होता है। और इसका DPP भी मिला होगा सब लोगों को, बताओ कोई एक बताओ इसका यस DPP भी। सर। चलो ठीक है, इसका अगर DPP भी मिल गया है, इसका DPP भी लगाना शुरू करो। इसका जो स्टार्टिंग का जो 1-2 DPP होगा, मेरे पास तो अभी DPP अवेलेबल नहीं है, इसका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखा हुआ होगा उसमें DPP के ऊपर, तो DPP नंबर 1 2 जहां तक कर सकते हो BBT तक या CFT से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है वो सब करना शुरू करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिस्ट्री आइसोमेरिज्म का DPP नहीं भी किए तो तुम लोगों के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बाकी उसके भी DPP लगाओ। बट इसका DPP मैं क्लास में डिस्कस भी करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो इसका DPP भी करना शुरू कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं फिर सेशन एंड करता हूँ। दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, DPP बाउंडोल। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ SS कौन है उसमें। SS
इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो तुम? ओके, एक मिनट। नहीं, अब रिकॉर्डिंग ही देखोगे उसमें, क्योंकि वो दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा, देखता हूँ आ पाता है क्या। देखो मैं फिर भी स्क्रीन शॉट अगर लेते हो यहाँ पे है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर स्क्रीन शॉट में लेता हूँ, स्वतंत्र सर के क्लास में भी एक बच्चे ऐसे बोल रहे थे सर स्क्रीन शॉट ले लिया, बाद में नोट कर लूंगा। तो जितना भी टाइम लगता है तुम्हें, यहाँ पे प्रॉपर नोटबुक में नोट करो। ऐसा नहीं कि अगर प्रॉपर बताओगे सर तो वेट कर लीजिए 1 मिनट, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा लिखने का, लेकिन ऐसा मत करो कि स्क्रीन शॉट ले लिया। ठीक है वो कब तक मुझे दिक्कत नहीं है, बट एक जनरल ये होता है ह्यूमन मेंटेलिटी कि चलो ठीक है नोट कर लेंगे बाद में, और वो होता नहीं है। तो कोशिश करो कि क्लास में ही प्रॉपर नोट करते जाएं हर एक चीज़ों को। एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना पड़े 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ही, ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो प्रॉपर नोट करते जाओगे चीज़। तो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी।